करवाया था। और ये जो हमारे ऑपरेटर भैया है, एक्चुअली उनको 4 पेपर फिजिक्स के बनाने थे, 3। तो उन्होंने क्या किया, सारी खिचड़ी उन्होंने मिला के सबकी एक कर दी। उधर वाले बैच में भी जो सिलेबस बताया था वो नहीं है, इधर वाले बैच में भी नहीं है। और जबकि सोचिए हफ्ते हफ्ते भर पहले के पेपर बने रखे, तभी ये स्थिति करी इन्होंने, क्योंकि इनकी आदत क्या है, सबको लास्ट मोमेंट में करेक्ट करने की। इसलिए हुआ है। आया क्या था वैसे आपके सिलेबस में? जो मना किया था वही है। पता है, सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब जो उनका पेपर आना था वो तुम्हारे में आया है, क्योंकि उनको डायमेंशन मना किया था, उनमें डायमेंशन आया है। ठीक, समझ गए? लेकिन ठीक है, कब देखो मेरा पढ़ाए हुए तो था ना पूरा, नहीं था? क्या नहीं था? सिग्निफिकेंट फिगर के 9 सवाल है। ये किसने डाल दिए भाई? ये हमने बनाया नहीं, इसका मतलब पेपर हम सिग्निफिकेंट फिगर और वर्नियर कैलिपर से कभी सोच भी नहीं सकते।
अब समझ में आ गया ना आपको? मेरे पास सही पेपर आया, इन्होंने जो बना के दिया वो आया। अब इन्होंने फाइनल सेटिंग के लिए जो दिया तो उन्होंने पेपर बदल दिया उठा के, इधर का उधर, उधर का इधर, सब कर दिया। तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती उस बंदे की है जिसने फाइनल किया पेपर। चलिए खैर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। नहीं तो ये बात तो मैं अभी आगे करूंगा ना जाके, इस मैटर को इतना थोड़े ना इजीली छोड़ देंगे। अब दोबारा उबारा नहीं होगा यार, दोबारा क्या करोगे देके? जितना आता था उतना कर लो बस अभी, ठीक है? चलो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। कहां तक थे हम लोग? एंगल मेड ये पूरा पढ़ा दिया था, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 3D वेक्टर कंप्लीट। अच्छा, हाँ कुछ इस पे इससे इससे संबंधित कुछ सवाल निकाले जाएं। तो एक मैं आपको 3D वेक्टर दे रहा हूं, एक मान लीजिए हमारे पास कोई ओपी वेक्टर है, इट इज 2i -3j प्लस के। ओपी वेक्टर एक मैंने दिया आपको 2i -3j प्लस के। पहला, राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। दूसरा, इट्स प्रोजेक्शन ऑन y and z axis। तीसरा, its angle from xy yz and zx plane। तीन पार्ट है। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो नहीं है पूछूंगा आपसे, क्योंकि वो तो सब लोग कर ही लोगे। और ना ही इसका यूनिट वेक्टर पूछूंगा, क्योंकि वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड आप यूनिट वेक्टर में। तुम कैसे आगे भाई क्लास में? उठो उठो उठो, बिल्कुल उठो, निकलो क्लास से। तुम्हारे लिए मैंने बाहर जब एक बार बोल दिया कि जब तक शोभित सर मुझे लिख के नहीं देंगे कि आप इनको अलाउ करो, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा। हाँ, 2 दिन कहा थे बिना बताए, और तुम, एक मिनट, ठीक है फिर बैठो। अभी ठीक है? सही बोल रहे हो ना? ठीक है चलो, अच्छा। ओपी इज इक्वल टू 2i -3j प्लस के। हाँ भाई, इतनी देर में तो हो जाने चाहिए। पहला वाला हो गया, राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सेस जेड एक्सेस हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, फिर एंगल फ्रॉम एक्स वाई। ये अभी पिछली क्लास की तो कहानी थी सारी, उसी पे बेस्ड सवाल है ना। इतना समय कैसे लगा रहे हो? भूल गए हो क्या? रिवाइज की नहीं किया आपने? भैया रिवाइज करो मालिक। तुमको वो 4 मिले कि नहीं जिनको बहुत दिक्कत थी? नहीं भाई, उनको तो मिलवाना पड़ेगा ना। आज आज का टाइम दे रहा हूं, उनसे संपर्क कर लो, कहां पे हैं वो।
कल से हम आपकी उपस्थिति रोक देंगे क्लास में। नहीं, हमें चाहिए भाई, कोई अगर वीक बच्चा है तो मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहूंगा, बट उसके लिए मुझे उसको सामने तो आना पड़ेगा ना। इनमें से कोई नहीं था, वो तो सब मालूम ही पड़ गया था। ये चेहरे मुझे याद हैं सबके। अब वो चार कौन थे? वाणी के जो शब्द हैं कभी वापस नहीं होते कहने के बावजूद भी। चलिए खैर, हो गया। पहला वाला डायरेक्शन को साइन कर लिए। पहले बताओ कितने क्लेम करते हो कि हमने सर कर दिया है? ये देखो इतने जरे से कहा भैया क्या कर रहे थे कल तुम लोग, हाथ नीचे कर लो। डायरेक्शन को साइन ही भूल गए सीधे सीधे। अभी कितनी मेहनत से समझाया था तुमको, कितना अच्छे से बढ़ाया था। तुम लोग यार दिल तोड़ देते हो यार। देखो अभी कुछ याद करो। कॉस अल्फा एक्स एक्सेस से, एक्स वाली वैल्यू ऊपर गया काम से। बेटा मेरे प्यारे गजनी के आमिर खानों, कुछ तो याद करो। टैटू बनवाओ क्या तुम्हारे यहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखवा के, है भाई? तब याद रहेगा। कितना आएगा देख, कॉस अल्फा अगर एक्स एक्सेस से अल्फा एंगल है तो ये कितना आ जाएगा, एक्स वाली वैल्यू ऊपर और डिवाइड बाय। अच्छा एक बात बताओ, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो रूट 14। ठीक है, तो वही लिखूंगा डायरेक्ट इस बार। तो अंडर रूट ऑफ रूट 14 कहां से था ये? अब तो याद आया। कॉस बीटा माइनस, इधर माइनस लगा है, 3 बाय रूट 14। ये वाई एक्सेस हो गया। कॉस गामा वो वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 बाय रूट 14, जेड एक्सेस हो गया। ठीक है, अच्छा अभी प्रोजेक्शन ऑन वाई एंड जेड एक्सेस। प्रोजेक्शन के लिए याद है क्या समझाया था कि जिस एक्सेस से प्रोजेक्शन चाहिए वो वाली वैल्यू पूरी पूरी देख लो, बस बात खत्म। तो वाई एक्सेस का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? -3। और अगर कभी कहे आपसे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन तो 3 बोलना, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती। और जेड एक्सेस का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? के के साथ कितना लिखा है? 1। तो जेड एक्सेस का प्रोजेक्शन 1, वाई एक्सेस पे कितना आ जाएगा? -3। इतनी बात समझ में है? क्लियर है? वैसे आपको एक बात बोलूं, प्रोजेक्शन का मतलब होता है लेंथ, समझिएगा। माइनस इस वजह से क्योंकि ये माइनस बता रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सेस पे प्रोजेक्शन है। तो इसको अगर बेहतर लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे 3 ऑन माइनस वाई एक्सेस। समझ गए? ये बेस्ट आंसर है इसका, नोट कर लीजिएगा। फिर कहता है एंगल फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन से बनने वाला एंगल। कुछ याद आया? वहां पे खड़े होकर कुछ समझाया था, नीचे शैडो वाली लाइन थी। तो अगर एक्स वाई प्लेन से एंगल ले रहे हो तो एक्स वाई वाले ऊपर आएंगे, एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं तो पूरी इस बार वैल्यू है, तो 2 स्क्वायर प्लस ना -3 का स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो मैं माइनस क्यों लगाऊं? थोड़ा तो लेवल बढ़ाओ बेटा कैलकुलेशन का। और ये कितना आ जाएगा? डिवाइड बाय रूट 14। अभी ये कितना बना? 13। अब आप चाहे तो ऐसे लिख दो 13 बाय 14 का रूट। ये कहां से आया? एक्स वाई प्लेन से। फिर आप लिखोगे कॉस बीटा, कॉस बीटा नॉट कहां से लेना है? वाई जेड से लेना है। तो वाई वाला ऊपर आएगा और जेड वाला ऊपर आएगा।
बेटा जो पढ़ा है उसको बहुत प्रॉपरली याद रखिए। तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यानी जेड कितना है 1 और रूट 14, तो ये आ जाएगा 9 और 1 10। आप 10/14 लिख दीजिए, जिसको काटना हो इंटरनली इसको काट पीट देना, मैं मना नहीं करूंगा। चलिए मैं ही कर देता हूं। 5/7 कहां से आया ये? वाई जेड से, समझ गए। फिर लिखा हमने कॉस गामा नॉट, जेड एक्स प्लेन था तो रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 14, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 5/14। कहां से आया ये? जेड एक्स प्लेन। क्या सारे पार्ट क्लियर हो गए? कर लीजिए, रिवाइज करिए बेटा, प्रॉपर करिए। क्या जितने बैठे हो सबको समझ आया? गुड। अब एक हेडिंग पे आइए, दूसरा तो नहीं कराना है, ऐसे ही करा दें? पक्का? एक इन समझ गए? गुड। अब हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हम लोग दो नियम का पालन करते हैं, दो रूल्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है ट्रायंगल लॉ, ऑफ वेक्टर एडिशन, और लिख लीजिए साथ में, और दूसरा होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहला हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। लिख लिए नाम? हिंदी में कहते हैं इसको सदिशों, दो सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज का नियम, और नीचे वाला कहलाता है समांतर चतुर्भुज का नियम। शुरुआत करें तो पहला नियम आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझिएगा ध्यान से। इसमें हम लोग एक वेक्टर लेंगे,
मान लीजिए ये आया और इसको लिखा मैंने वेक्टर ए, इसके एरो हेड से हम एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे बी। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल यहां हमने दिखा दिया थीटा। आपको याद है एक बार पहले दिखा चुका हूं, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि ये कैसे आया। इसको शिफ्ट करोगे आगे आ जाएगा। अब जो रिजल्टेंट हुआ वो ए से बी एक स्ट्रेट लाइन पे गया, ऐसा, और इसको बुलाया रिजल्टेंट आर, और उस आर ने वेक्टर ए से अपना बीटा का एंगल बनाया। सबसे पहले जो इसका रेफरेंस होगा हम लोग लिखते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये तो नोटेशन हो गया इसका। ठीक है, अब आर क्या है? वेक्टर। तो इस आर में दो चीजें हैं। एक हुआ इसका अपना मैग्नीट्यूड, जिसको कि हम आर के ही नाम से जानेंगे, और दूसरा हुआ इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम लोग बीटा को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दिखाने के दो तरीके होते थे। या तो आप इसी का यूनिट वेक्टर बना दो, और या फिर आप एंगल के टर्म्स में दिखा दो। बात तो एक ही है, एक नहीं है, सॉरी, मतलब बात अलग अलग है, लेकिन दोनों ही क्या दिखाएंगे? डायरेक्शंस। तो हम सबसे पहले आर के मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फॉर्मूले का डेरिवेशन दो या ऐसे ही डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो? डायरेक्ट रिजल्ट ले लो, सबसे आसान होता है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। भाई जितनी देर में डेरिवेशन लोगे, डेरिवेशन का काम वैसे भी नहीं है तुम्हारे में। और टेन बीटा लिखते हो बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बीटा हो गया tan इनवर्स बी साइन थीटा ये रहा। करिए। हो गया।
लिख गया? चलिए आगे चलते हैं। पहले दूसरा वाला भी लॉ कवर कर ले, उसके बाद फिर केसेस पर आता हूं, ठीक है? लिखो बेटा, लिखो फटाफट, लिखो जो लिख रहे हैं। चले आगे। पैर मत हिलाओ, टेबल हिल रही है। हो गया भाई? अब देखो, जो दूसरा लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, वो कैसे होता है? यानी हमारा दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इसमें क्या करते हो, इसमें हम बनाते हैं वेक्टर का ही एक पैरेललोग्राम। देखिएगा किस तरह से। ये बेस है, मतलब ये फिगर नहीं है मेन, फिगर अब आएगी। एक वेक्टर, ये अभी एक लाइन और खींचना बनता है। ये है, अब ठीक है। एक वेक्टर, इसके एरो हेड से दूसरा वेक्टर, ठीक है? ये हम लोगों ने किस में देखा था? ट्रायंगल में देखा था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाले वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट ले रहे हैं यहां पे। समझ आई मेरी बात? क्या कर रहे हैं, इस वाले, ये वेक्टर था, इसका पैरेलल शिफ्ट हम यहां पे ले रहे हैं, राइट? तो इसको हटा दिया यहां पे, और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद उस वेक्टर को हमने ऐसे बनाया, और ये क्या था, बी। और अच्छा एक बात बताना, जो एंगल हमको यहां एक जमाने में दिखाई दिया था, क्या वो इस बार यहां पे नजर आएगा? आई ना बात समझ में? तो इसको हटा दो। फिर बारी आई किसकी, रिजल्टेंट की। तो रिजल्टेंट यहां और यहां के बीच में ही आएगा, जैसा पहले आपने देखा था। ये हो गया आर और ये हो गया बीटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी यहां होता पहले जैसा, ऐसे ही होता? होता है नहीं होता? तो जो रिजल्टेंट पहले था वही रिजल्टेंट अभी भी है। क्या कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ। इसी वजह से ना ही रिजल्ट में मैग्नीट्यूड बदला, और ना ही मैग्नीट्यूड। पीछे लिखा था ना बी साइन थीटा डिवाइड बाय, या पहले टेन बीटा ही लिख देता हूं, चलिए आपके लिए दोबारा लिख देता हूं। टेन बीटा इज बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से बीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना? पिछला वाला लिख गया था, ये वाला भी कर लो।
हो गया ये? बहुत अच्छा काम किए हैं आप। चीयर्स। वापस आ जाओ काम पे। हो गया? लिख गया भाई जल्दी? डन। अच्छा, अब इसमें कुछ बनते हैं केसेस। आइए जरा उस पर चर्चा करूं। सबसे पहले बेटा लिख लो, लेकिन पहले तुम लोग कंडीशन अप्लाई आपका लिखा होना चाहिए, तभी तो समझ आएगा। जितने लोग सीलो सीलो लिख रहे हैं जरा फास्ट फास्ट लिखो। हो गया? चले आगे? चलिए, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है? R इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझिएगा। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना लिया? 0 डिग्री। दीदी अगर कॉस 0 लिया, मतलब अगर थीटा 0 लिया तो कॉस 0 कितना होता है? 0। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 होता है। बहुत बढ़िया। मुझे लगा शायद आप भावनाओं में कह जाएं यस सर, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो यह आर क्या बना? अब इसकी जगह 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात समझ गए? अब इसको मैं पता है क्या बोलूंगा? ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इसको और थोड़ा सा आगे जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये r इज, एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं लिखता मैं, पहले इसको पूरा सॉल्व करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकलेगा? अब लिखूंगा। तो आपने देखा कि जब एंगल 0 डिग्री है तो वेक्टर्स को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं नंबरों की तरह। अच्छा, वेक्टर कैसे होंगे ये भी देख लो। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के केस में क्या दोनों वेक्टर इसी प्रकार के रहे होंगे? आप कोई भी केस उठा सकते हो, आइदर ऐसे बना लो, ये फॉर्मेट भी तो हो सकता है, यानी दिशा कोई भी हो लेकिन जो भी रहेंगी दोनों के लिए सेम रहेंगी। तो ऐसे किसी भी केस में हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ना। एक छोटा सा केस आपको इसी पे बना के दिखाता हूं। आप पहले तो यहां पे लिख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी एंगल 0 डिग्री होता है आप वेक्टर को नंबरों की तरह ऐड कर सकते हो और जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या बुलाओगे? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मैक्सिमम वैल्यू अगर उधर लिख ही रहा हूं, क्या मैं इसको आर मैक्स लिख सकता हूं? क्या लिखा? ए प्लस बी। क्या ये समझ आया? बिल्कुल इसी के बेस पे एक रिजल्ट आपको दे रहा हूं। जरा रिजल्ट क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, इट इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, और एक वेक्टर बी है, इट इज 2i माइनस 3j। 3j नहीं लिखूंगा, मैं नहीं चाहता कुछ भी 0 आए। किसी ने हमसे कहा कि सर आपको r निकालना है, और r है क्या? a प्लस बी।
आपको R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकालना है। ठीक है, हमने कहा बड़ा आसान है। I और I क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? और वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो नंबरों की तरह जुड़ेगा। आप बताओ R को क्या लिखना चाहिए? इट इज 4I। अभी ध्यान दो, ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट का तो पढ़ा ही नहीं। C का भी लो, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 कितना? 1। अभी आएगा तुम्हारे सामने, कितना लिखा? प्लस J बनेगा। 3 में 2 का 1, तो बड़ा साइन कौन सा है? प्लस वाला। जो बड़े वाले का साइन है वही तो आएगा, तो कितना हो जाएगा? J। इधर क्या हो जाएगा? 4। क्या मेरी बात आई समझ में? क्लियर है? एक छोटा सा एप्लीकेशन था, वैसे तो आप कोई भी बना सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है ना? करिए पहले। एक एप्लीकेशन ऐसा भी ले सकते हो कि अगर कोई बॉडी है आपके पास में, उसका मास है 5 kg, इस बॉडी में दो फोर्सेस लग रहे हैं, देख लीजिएगा पहले। 20 न्यूटन और F2 लगा दिया मैंने 10 न्यूटन। और आपसे कह रहा हूं फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। क्या लगता है आपको? एक्सीलरेशन होता है F नेट डिवाइड बाय मास, होता है कि नहीं? F नेट में दोनों सेम दिशा में लग रहे हैं, क्या आप 20 + 10 लिख सकते हैं? डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 30/5, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों नोट कर लेना। मैंने सोचा इतनी सी जगह बच रही, चलो एक सवाल ही इसमें निकाल देते हैं। सही सोचा? हो गया? हो गया भाई? चले आगे। बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, है ना? काम नहीं चलेगा ऐसे। लिख लेना बाद में, ठीक है? चले आगे। अगला केस, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट आ गया आपके सामने। अभी बताओ कॉस 180 कितना होता है? इट इज इक्वल टू -1। एक बार फिर से हमने वही काम किया, √(a² + b² + 2ab cos 180। cos 180 अपने आप में क्या होता है? -1। तो ये बनेगा a² + b² + 2ab इंटू -1। -1 का माइनस इधर आएगा,
क्या मेरी बात आपको समझ में आई? फिर लिखते जाइए, इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो दिस विल बी a माइनस बी विच इज इक्वल टू r, और अब यहां पे लिखोगे मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, r मिनिमम a माइनस बी। क्या ये बात आई समझ में? और ये केस में अगर आपको फिगर चाहिए तो एक वेक्टर अगर आपने राइट लिया तो दूसरा कैसा होगा? लेफ्ट। कुछ ऐसा जा सकता है, या फिर एक अगर आपने ऐसे इंक्लाइन लिया है तो दूसरा इस तरह से जाएगा। जस्ट अपोजिट होंगे, बस ये याद रखना, किसी भी दिशा को फॉलो कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? लिख लिया? तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान पीछे से आने वाली आवाज पे है। हाँ, तो खाने की बात है ना, तो दिमाग तो जाएगा ही। हो गया? यहां पे एक बात का ध्यान दिया आपने, अगर एंगल 180 डिग्री है तो हम सीधे सीधे वेक्टर के रिजल्ट के तौर पे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को माइनस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मुलाहिजा फरमाइए। चले आगे। ये 10 केजी की बॉडी है, एक फोर्स यहां से लगाया 40 न्यूटन का, इसको बोला F1। एक फोर्स यहां पे आ गया, ये आ गया तो हमारे पास 25 न्यूटन का, इसको बोलूंगा F2। सवाल वही पुराना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मेरा मन बदल गया। 25 मन है, कभी भी बदल सकता है। ठीक है, कुछ वजह है इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप एक्सेलरेशन के लिए जानते हो नेट फोर्स डिवाइड बाय, अभी दो वेक्टर है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री दोनों के बीच में होगा कि नहीं होगा? बट आप क्या करोगे ना, आप इसका रिजल्ट डालोगे तो आप डालोगे 40 माइनस 20 डिवाइड बाय मास की वैल्यू कितना? 10। मास की वैल्यू 10 है। ये लिखोगे आप, 40 में 25 गए 15, 15/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आंसर ये आएगा, लेफ्ट लिखना मत भूलना। समझ गए कि नहीं? क्यों लेफ्ट आया? क्योंकि F2 बड़ा है और F1 छोटा है, और रिजल्टेंट हमेशा बड़े फोर्स की तरफ आता है। अब इस सवाल को प्रॉपर वेक्टर में बना रहा हूं, देखिएगा, बिल्कुल अलग।
तरीका इसमें फॉलो करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वही बॉडी है 10 kg की, ये जानबूझ के मैंने ये सिस्टम दिया है। अगर मैं F2 लिखूंगा, आप बताओ ये कौन सी एक्सेस को फॉलो कर रहा है, एक्स या वाई? एक्स। अबे ये वाला एक्स एक्सेस है, राइट है या लेफ्ट है? राइट के लिए अगर आई लिखते थे तो लेफ्ट के लिए क्या लिखोगे? माइनस आई, तो क्या ये -40 आई न्यूटन लिखोगे? इसी प्रकार से ये वाली कौन सी एक्सेस बनी? एक्स एक्सेस। और यहां पे F1 मैंने लिखा कितना? 25, पूरा बोलो, आई कैप न्यूटन। अब हमसे एक्सेलरेशन का वेक्टर पूछा, देखिए इसी सवाल को वेक्टर में कन्वर्ट किया मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा? एक्सेलरेशन का वेक्टर इज इक्वल टू नेट फोर्स का वेक्टर डिवाइड बाय मास। मास तो स्केलर होता है, तो ये मत कह देना नेट फोर्स का वेक्टर डिवाइड बाय मास का वेक्टर, क्योंकि मास तो वेक्टर ही नहीं होता। नेट फोर्स के वेक्टर में आप क्या करोगे? नेट फोर्स के वेक्टर में आप सीधे लिखो, आप जोड़ो इनको, कुछ नहीं करना है। 25i प्लस ऑफ -40i डिवाइड बाय 10। क्या ये बात समझ आई? क्या बात है? 25i माइनस 40i डिवाइड बाय 10, क्या ये बात समझ आई? गुड। शेरो शायरी हमको बिल्कुल नहीं आती, मौसम पूरा बना देते हैं, लेकिन क्या ये -15i, क्या ये बात समझ आई? डिवाइड बाय 10 -1.5i, क्या ये भी बात समझ आई? एक नंबर। अब यहां राइट लेफ्ट लिखने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि ये खुद ही वेक्टर में आ रहा है। आई कैप क्या बता रहा है? एक्स एक्सेस माइनस बता रहा है लेफ्ट। मेरी बात समझ गया ना? आई कैप क्या बता रहा है? एक्स एक्सेस माइनस बता रहा है लेफ्ट। तो इसका दूसरा वर्जन ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट, जैसा कि अभी पहले आपने देखा। तो ये भी तो वेक्टर है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शन एंड, उल्टा बोला, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो बेटा, दोनों लिखने। लिख क्यों नहीं रहे हो? बार बार टोके क्या तुमको? ठीक। क्लियर है? समझ में आया? लिख गया? केस नंबर 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। केस नंबर 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करिए। केस नंबर 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चले आगे। नाइन्टी डिग्री। केस नंबर 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 में कॉस 90 कितना होता था? 0। तो रिजल्टेंट हमारा जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। इट इज ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बिकॉज कॉस 90 क्या है, सुनो, प्लस 2ab, ये रही कॉस 90 की वैल्यू, आप समझ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको नहीं लगता ये पाइथागोरस है? और इसमें जो दो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये मान लीजिए ए है सपोज और ये बी है, कुछ ये रिजल्टेंट की फिगर जाएगी, राइट? ये 90, क्लियर है? 90 डिग्री का आपको केस कुछ और भी मिल सकता है। दो वेक्टर्स हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले तो इतना लिख गया, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि ये सब बड़ी बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज है, इसमें बहुत कठिन चीज कुछ है क्या? नहीं। एक क्वेश्चन करिएगा, फाइंड द वेक्टर या फाइंड द रिजल्टेंट और रिजल्टेंट में आपको निकालना होगा, चलो ठीक है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड। of the addition of two vectors. Two given vectors 2i and थ्री के। आपको रिजल्टेंट का वेक्टर भी बताना है और आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है। दो वेक्टर है 2i और 3k, इनके समेशन के द्वारा। वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। वेक्टर और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए। देखिए रिजल्टेंट के लिए क्या काम किए थे, रिजल्टेंट के लिए लिखे थे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट अभी भी मैं आर ही लिखने वाला हूं। ए किसके बराबर है 2i, बी किसके बराबर है, ये पहला आंसर है, रिजल्टेंट का वेक्टर, यही तो होगा। अब दूसरा है इसका मैग्नीट्यूड। अंडर रूट ऑफ, समझ गए ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इट विल कम आउट अंडर रूट ऑफ 13। हो गया काम, समझ आया? क्लियर है? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में इसी क्वेश्चन को यूज करेंगे वेक्टर बदल के, ठीक है? लिखिए इन द अबव क्वेश्चन
इन द अबव क्वेश्चन, मतलब उपरोक्त दिए गए प्रश्न में, इन द अबव क्वेश्चन मतलब उपरोक्त दिए गए प्रश्न में, इफ द टू गिवन वेक्टर्स आर, if the two given vectors are, if the two given vectors are, लिखो 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j एंड 2i प्लस 4k। लिखा इफ द टू गिवन वेक्टर्स आर, कितना कितना बोला था एक बार बताना। पहला वाला क्या था, 4i, दूसरा वाला क्या था, हाँ लिखो इफ द टू गिवन वेक्टर लिख लिया ना, देन फाइंड द सेम, फाइंड द सेम, सेम मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। पहले केस में क्या फाइंड किया था, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, नहीं दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड किया था कि नहीं। इस बार भी इन दोनों के रिजल्टेंट का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आपको बताना है। फाइंड द सेम का मतलब जो पीछे फाइंड किया था रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहां भी आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। जल्दी से बोलो, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन से स्ट्रगल कर रहा हो? तब ठीक है। रूट 61 वेक्टर बताओ पहले। देखिए रिजल्टेंट का जो वेक्टर आप यहां पे बनाओगे, आप बहुत सिंपल तरीके से काम कर रहे हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज 4i प्लस 3j, इट इज 2i 4k, दिस इज 6i प्लस 3j प्लस 4k। क्या ये रिजल्टेंट का कंप्लीट वेक्टर बना? ये कितनों ने कर लिया था? ठीक। अब बारी है इसके मैग्नीट्यूड की। रूट ऑफ 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 36 इधर लिखूंगा, 36, 9 और 16 कितना आएगा ये? अंडर रूट 61। तो तुम्हारे यहां पे दो आंसर्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है। पहले बताओ केस समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। अगला लिखो। हमारे पास तीन हो गए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। एक कोई जनरल सॉल्व किया जाए, लिखिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये चौथा नंबर है ना, थीटा इज इक्वल टू
60 cos 60 कितना होता है? इक्वल टू 1/2। तो ये केस कुछ ऐसे गिरेगा, ये मान लीजिए ए है और ये बी आ गया टोटल में 60 डिग्री के एंगल पर, तो रिजल्टेंट आएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1/2। ये काट दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आया रिजल्टेंट। 2 तो कट गया ना, फोर मीटर लेंथ का एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सिक्सटी डिग्री पे 2 मीटर लेंथ का वेक्टर है। कृपया इसका रिजल्टेंट बनाएं और बताएं, दोनों है। ड्रॉ द रिजल्टेंट एंड फाइंड इट्स वैल्यू। Draw the resultant and find its value। बनाना भी है आपको। Draw the resultant vector and find its value। फाइनल वैल्यू अगर हो सके तो आई कैप और जे कैप में लिखना, अगर बन पड़े तो, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। पहले अच्छा मोटी मोटी बातें करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट बनाओगे तो कुछ ऐसे करोगे। ये पैरेललोग्राम लॉ दिख रहा है आपको? क्या ये कलर पीछे से दिखाई दे रहा है? ये वाला दिख रहा है सबको साफ साफ है भाई? ठीक है। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 2 इंटू कॉस 60। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। क्लियर क्लियर एकदम। ये तो फॉर्मूला ही रख दिया मैंने। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो क्या मैं ऐसे ही काट दूं 2 को cos 60 से? तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 8, 16 4 20 8 28। ये वैल्यू कितनों की आ गई थी यार? इधर के हाथ क्यों नहीं उठे? आ गया था तब, ठीक है। अब मैंने कहा हो सके, मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब रिजल्टेंट का वेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा हो सके तो आप इसको आई कैप जे कैप में लिखो, दो कितनी बढ़िया फिगर बनेगी। तो एक बार मैं क्या कर रहा हूं, अभी आ जाऊंगा पीछे जिन लोगों ने नहीं लिखा है। ये हमारे पास था 4 और इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज वेक्टर ए का। ये हमारे पास था वेक्टर बी, इसकी लंबाई कितनी थी? 2 और बीच का एंगल 60। आप सबसे पहले एक बात पे ध्यान देना, जब आप कंपोनेंट लिखोगे तब आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की जरूरत पड़ती है।
क्या यही बनी तुम्हारी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस? ठीक है, कुछ एक बात याद है जो बोली गई थी बार बार? आप कहोगे सर हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं और इसीलिए सर खुश रहते हैं। बेटा पढ़ाई तो याद रखनी है ना, है? चलो अगर याद है तो बढ़िया आवाज में आंसर करना। जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो दूसरा वाला समझ गए ना बात को? तो ये वाला वेक्टर क्या बना? दिस इज 2 cos 60, दिस इज 2 sin 60। अब देखो 4 और 2 cos 60 क्या सेम दिशा में है? आपको याद है जब वेक्टर सेम दिशा में होते थे तो क्या करते थे हम लोग उनका? मेरे प्यारे गजनी के आमिर खानों, लगभग 15 मिनट हुए हैं पढ़ाए हुए, है भाई? जब सेम दिशा में होते थे तो 0 डिग्री का केस आता था। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, यही कैसे है? अब आएगा केस केस केस। अच्छा हाँ यही है। ये क्या एंगल है? रिजल्ट देखो क्या आ रहा था। अब ये बार बार बोलें क्या? है पक्का ना? फिर अब सुनो, अब ये दोनों सेम दिशा में है कि नहीं? क्या बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं? है ना? तो क्या ये दोनों डायरेक्ट जुड़ेंगे 4 और 2 cos 60? तो हम क्या लिखेंगे मालूम है? देखे रहना, पहले मैं x वाला वेक्टर लिख रहा हूं, मन नहीं कर रहा लिखने लेकिन लिखूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है? मैं भी कम नहीं हूं, मैंने लिखा x वाला वेक्टर। अब देखो भाई, तो ये मैं लिखूंगा ए बी नहीं लिखूंगा, कुछ अलग लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पी एक्स। समझ गए? 4 प्लस 2 cos 60, दोनों एक्स एक्सेस में है, आई कैप लगाना बनता है। अरे हां की ना? ये मैं अपने घर से लाया बेटा। इससे डिटेल में कौन पढ़ाएगा? आप। कौन जीवित प्राणी था जिसने सवाल पूछा था? कौन सा 2 कहां से आया? ये बोतल लाइयो है? एक चुल्लू पानी निकालो, नाक डुबा के बैठे रहो। बता ही तो रहा हूं, बता तो दिया क्या करना है। अबे अभी चीख चीख के क्या बोल रहा था? जिधर का थीटा उधर का, इसके कंपोनेंट लिए दीदी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओहो, है ना? नहीं नहीं हम समझ सकते हैं। ये मतलब अभी खुद ही चिल्लाए थे जोर जोर से, है? अबे तुम वैसे तो नहीं, तो मतलब भीड़ रहती नारा लगाते तो खुद नहीं पता क्यों चिल्ला रहे हैं। नहीं भाई अभी कहा रिजल्टेंट, अभी तो केवल एक्स वाला वेक्टर तैयार किया मैंने, रिजल्टेंट की भूमिका ही बना रहा हूं, ठीक है? तो ये इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल को इससे जोड़ दिया तो नेट आ गया। अब क्लियर है? अभी कौन बचा? अभी कौन बचा? अभी कौन बचा? बाबू समझ रहे हो? हैं? सर आप बाबू बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। पी वाई क्या लिखा है? क्या कर रहे हो भाई? हैं? पी वाई कितना? 2 sin 60, इट इज 2
साइन 60 कौन सा एक्सेस है, कौन सा एक्सेस है, क्या लगेगा, जे कैप। साइन 60 कितना, घंटा पड़ेगा, पूरे क्लास में उड़ते फिरोगे। 1/2 बता रहे हैं, 2 से 2 काट दिया, √3, दिस इज व्हाट, पी वाई। क्या ये समझ में आया, पी एक्स क्लियर है, पी वाई क्लियर है। वेक्टर देखो, वेक्टर पी एक्स प्लस वेक्टर पी वाई। पी एक्स कितना ये पड़ा है, 5i प्लस √3। तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड कितना आया था, तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड कितना आया था थोड़ी देर पहले। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, ये आया था नहीं आया था। अभी इसको जरा चेक करो, क्रॉस चेक करो, मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा। 25 इधर से, 3 इधर से, कितना हो गया, 28। क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये रहा वेक्टर और पीछे रहा उसका, मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, मॉड पी इक्वल टू √28। आंसर समझ आया, आंसर समझ आया। तो ये रहा वेक्टर और नीचे और पीछे रहा उसका मैग्नीट्यूड। अब नोट कर लो पहले जिसको यहां वाला पार्ट लिखना है। कोई था जिसने बनाया था, कोई बात नहीं, गलती तो हुई, बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। हाँ भाई, तो दीदी समझ आया, वेरी गुड। चले आगे, ये लिख गया सबका, लिख गया इधर, ये लो। मेथड आए कि नहीं समझ में, अब की 2 सवाल करोगे, गुड। तुम्हारा तो सबसे पहले होता है। सही जा रहे हो। हो गया, एक सवाल 2 करोगे पक्का। चलो फिर करते, ये लिख गया ना भाई। अभी कहां पे हो तुम, कहां चल रही हो, लिख गया है, चले फिर आगे। दो वेक्टर है 45, पहला पार्ट,
फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। दूसरा, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तीसरा, इट्स मतलब कौन? रिजल्टेंट, समझ गए ना? फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस। फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट, नीचे लिख दे रहा हूं, विद एक्स एक्सिस। करिए। सारे पार्ट करिए सारे, फिर अभी डिस्कस करता हूं। कितने क्लेम करते हो भाई कि हो गया? सारे पार्ट, सारे मतलब तीनों, तीनों हो गए? बड़े यार कम हाथ नहीं उठे। कितने थे जरा एक बार फिर से हाथ उठाओ। काहे कर नहीं पा रहे हो? ठीक है, अब देखो। अच्छा ये बताओ कितने कह रहे पहला हो गया? हाँ अब हाथ बढ़े ना। पहले दो, पहले दो, ठीक। आओ, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से वही पुरानी बात आई, जिधर का थीटा उधर का कॉस, तो दूसरा वाला साइन। तो ये कितना हो जाएगा? 4/√2 इंटू √2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उल्टा लिख दिया। ये लिखोगे 4√2
cos 45 लिखोगे, cos 45 कितना होता है? 1/√2। समझ में आई बात? 4 बचा। इसी तरह ऊपर वाला भी जाएगा 4√2 इंटू 1/√2, क्योंकि साइन वाला आएगा और साइन 45 भी कितना होता है? 1/√2। तो ये कितना बना? 4 मीटर। पहले तो ये दोनों समझ आए। आप देखो टोटल एक्स एक्सेस में तुमको एक ये दिख रहा है, एक एक्स एक्सेस में टोटल के नाम पे एक 10 दिख रहा है, दिखा कि नहीं? और दूसरा कितना दिख रहा है? 4। टोटल कितना हुआ एक्स एक्सेस वाला? 10 + 4। तो यहां पे लिखेंगे px। क्या लिखा? 10 + 4 आई कैप यानी 14 आई कैप। पहले तो ये बात क्या समझ में आई? px = 14 आई। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसी तरह लिखता हूं py कितना लिखोगे? 4j। समझ गए ना? py कितना है? 4j। ऐसे बोलता हूं 4j = py। क्या ये भी बात समझ में आई? एक नंबर। तो अभी क्या लिखोगे? px + py कितना हो जाएगा? 14i + 4j। क्या ये क्लियर हो गया पूरा वेक्टर? सबका सही था जितने हाथ उठे थे? किसी का गलत तो नहीं हुआ? सही है, गुड। अब सुनो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, मैग्नीट्यूड की बात करो, यहीं से निपटाओ। क्या लिखोगे? √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आ जाओ। प्लस 16 कितना आ रहा है? 212। क्लियर है? दो पार्ट समझ गए। तीसरा कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद एक्स एक्सेस। एक काम करते हैं, हमने रिजल्टेंट तो लिख ही लिया ना, रिजल्टेंट लिख लिया। अब इसी का एंगल एक्स एक्सेस से चाहिए। चलो एक काम करते हैं, अगले पेज पे इस रिजल्टेंट को बना के दिखाता हूं। क्या ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? तो ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सेस और ये वाली हो गई। अच्छा, रिजल्टेंट कितना था भाई? 14i + 4j। आई में बना 14। क्या ये बना? बना है नहीं बना? 4j क्या ये होगा? क्या ये रिजल्टेंट होगा जिसको आपने लिखा है 14i + 4j? यही तो बनेगा। पहले तो फिगर सबके समझ आई, कोई दिक्कत? एक पिछली क्लास से तुम्हारे आगे एक बालक बैठा था, यहां कहीं तो नहीं? अच्छा, आप ही थे। कुछ कुछ दिमाग में रहता है ना। यहां तक क्लियर है एकदम? अब देखो, ये वाले एंगल की तो बात कर रहा है। कह रहा है, क्या पूछा था? रिजल्टेंट एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है? रिजल्टेंट एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है? कितना दिखा? वहां कहां चले गए भाई? धर्मशाला है क्या? जब चाहोगे जहां बैठ जाओगे। चलो इधर बैठो जहां थे। हाँ, रिजल्टेंट एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है ये पूछा है। आपके पास दो तरीके हैं लिखने के। पहला तरीका आप कॉस में लिख सकते हो, और आपको अगर याद हो जब मैंने इस तरह का 2D वेक्टर आपको पढ़ाया था तो tan थीटा से डायरेक्शन लिखा था। सबसे पहले वही लिखूंगा जो पढ़ाया था, एज इट इज लिखूंगा। tan थीटा = 4/14। क्या इट विल बी 2/7? तो tan थीटा = 2/7।
7 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/7। क्या ये पहली वैल्यू क्लियर हो गई? दूसरी देखो कॉस, कॉस याद है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और नहीं तो छोड़ो यार, 3D वेक्टर में कॉस क्या बताया था, जिस एक्सेस से एंगल ले रहे हो उस एक्सेस की वैल्यू ऊपर, बाकी पूरा रिजल्टेंट नीचे था, मैग्नीट्यूड। तो यहां भी वही फंडा लगाओ, आप लगाओ सीधे कॉस थीटा, थीटा यानी एक्स एक्सेस से एंगल, एक्स एक्सेस से कितना मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है 14, तो एक्स वाली वैल्यू ऊपर और डिवाइड बाय 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नीचे, तो 14 अंडर रूट ऑफ 28 था, नहीं कितना था 212, 212 ये लीजिए सर, ये कॉस थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 14 अपॉन 212 का रूट। समझ में आई बात? आप चाहे tan में बता दे चाहे cos में, साइन भी बता सकते थे, वो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास साइन में ऑप्शन है, cos में ऑप्शन है या tan में है। कर लोगे अगर साइन मान लो लिखा हो तो, साइन में क्या आंसर आएगा 4 अपॉन ये, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। चलो मैं एक काम करता हूं लिख देता हूं, जब इतना किया तो उसको क्यों छोड़े, साइन थीटा ये 4 आएगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू क्या है 212, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 212, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 212। क्या बात समझ में आई? गुड। अब चाहे किस भी फॉर्म में, चाहे साइन में ऑप्शन हो, चाहे कॉस में हो, चाहे tan में हो, आई होप आप निकाल लोगे। लिखिए फिर एक सवाल, अ मैन मूव्स 5 मीटर ईस्ट, अ मैन मूव्स 5 मीटर ईस्ट a man moves 5 meter east and then it takes a right turn. A man moves 5 meter east and then it takes a right turn. दीदी मुंडी काट देंगे, it takes a right turn and travels the same distance and travels the same distance. यार ये वो सवाल ही नहीं बना जो मैं देना चाह रहा था। चलो तुम्हारे पास कुछ तो आया, लिखो फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। चलो जल्दी से बताओ। हाँ बहुत आसान है, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बताओ आंसर। आई कैप जे कैप क्यों बोल लो, मैंने आई कैप जे कैप में कुछ दिया है क्या? मैंने आई कैप और जे कैप में कुछ दिया है क्या? जब नहीं दिया तो क्यों कर रहे हो? हाँ भाई
पे वेक्टर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन बगल में नहीं लिख सकते हो? हमें भी नहीं आता। ये देखो आया आंसर, 2√5 साउथ ईस्ट, खत्म। अच्छा, ओहो, समझ गए? मैं बनाऊं क्या? मैं बनाऊं क्या? आप सर बने हुए हो बे, लियो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, रंगों का चयन चेंज करें क्योंकि एक रंग के साथ में बोर हो जाता हूं। हाँ भैया, तो ये आया ईस्ट, ये आया नॉर्थ, ये आया वेस्ट, और ये आया। सबसे पहले तुमको ये मालूम होना चाहिए कि ईस्ट से अगर राइट टर्न लेगा, राइट मोड़ा है कि लेफ्ट मोड़ा है? राइट मोड़ा है। ईस्ट से अगर राइट टर्न लेगा तो जाएगा किधर? ईस्ट ये रहा 5 मीटर, ये चला, और ये और चला 5 मीटर, किधर चला? साउथ चला। ये किधर चला? ईस्ट चला। तो इसका जो रिजल्टेंट है, क्या ऐसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? कितना आया? 5√2। ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। और आप ध्यान दो, ये 45 पे ही आएगा। तो ये इसका साउथ में, यहां से गेब कर रहा हूं, गेब। और ये जो डायरेक्शन है, क्या वो साउथ ईस्ट होगा? तो आंसर क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट इज 5√2 साउथ ईस्ट। कर लो। हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 5√2 साउथ ईस्ट। अब लिखो एक दूसरा सवाल, ये देना चाहता था। अ मैन मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। A man moves with speed 5 meter per second towards east. It turns towards north. It turns towards north with the same speed. It turns towards north with same speed. लिखा। Find its resultant speed. वैसे ही सवाल है यार, कुछ खास नहीं है। वैसे ही सवाल है, कुछ खास नहीं। सवाल देने के बाद मुझे एहसास हो गया, एक्चुअली अभी जो है दिमाग में ना, वो मैं दे नहीं सकता क्योंकि पढ़ाया नहीं है वो अभी। 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, कितनों का आ गया इतनी देर में? 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। 5√2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। हो गया।
एक अगली हेडिंग लिखिएगा, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों को घटाना, दो वेक्टरों का घटाना, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स लिखा। ये नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। आपके पास वेक्टर की बुकलेट आ गई ना, जरा मुझे लाइए, सवाल मार्क करिएगा। पहले सेक्शन में आओ जिसमें लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स। पहले सेक्शन में आओ जिसमें लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स। मिला? एक से 12? ना 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 ना, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हारा एक पेज गायब है? हैं? अच्छा, 10वां पेज उल्टा जुड़ गया है। एक से 22 तो पूरे हैं। अभी 23वां आपको नहीं करना है, समझ गए? 1 से 22, 24 से 27 लगाने बैठोगे तो बहुत जल्दी जल्दी लग जाएंगे ये। एंड आई थिंक ये पेज भी उल्टा ही लगा है। 24 से 27 हो गए। अब आप आइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। पहला, दूसरा, ये पेन हमको किसने दिया? काहे के लिए? हम तो ऐसे ही बोल गए सब। अभी कर लेना बाद में। पहला, दूसरा, पांचवा, सात, 7, 8, 9, 12। बस अभी इतने कर लीजिए। आज जितना पढ़ा है समझ आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अटेम्प्ट करके आइएगा, मैं कॉपी में चेक करूंगा। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ये ना कहे कि हमसे लगे नहीं, क्योंकि कॉपी में मुझे कोशिश देखनी है आपकी। जितने सवाल कम होंगे उतने डंडे हाथ पे पड़ेंगे। समझ गए ना? ध्यान रखना। और हाँ, अगर होमवर्क के चक्कर में कोई एब्सेंट हुआ, पूरा महीना ब्रेक करा दूंगा, ये भी ध्यान रखना। इसे काम करके लाना। पहले भी बता चुका हूं, फिर समझा रहा हूं। असाइनमेंट के लिए एक कॉपी अलग बना लीजिए, बाद में काम आएगी।